नमस्कार। एक मुलाकात के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, सेवा एक ऐसा भाव है जिससे जुड़कर सबसे ज़्यादा संतुष्टि हमें ही होती है। और स्वच्छता की सेवा की बात की जाए तो इससे जुड़कर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने देश को स्वच्छ रख सकते हैं और पर्यावरण को भी हम बचा सकते हैं। स्वच्छता की इसी महत्वता को बताने के लिए भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जागरूक हो और एक स्वस्थ और स्वच्छ जीवन व्यतीत कर सके। एक समय था जब अपनी बात बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए टेलीविज़न और रेडियो के माध्यम से जन जन तक अपनी बात पहुंचाई जाती थी। आज के समय में भी टेलीविज़न और रेडियो अपनी भागीदारी निभा रहा है, लेकिन लोग और अधिक अब जागरूक हो चुके हैं। अब अपनी बात को रखने के लिए नुक्कड़ नाटक किया जाता है, जिससे लोगों को अपनी बातों को समझाने का प्रयास किया जाता है। प्रतियोगिताएं होती है, पेंटिंग्स द्वारा नारे लिखे जाते हैं। इस तरह की प्रतियोगिताओं से ज़्यादा से लोग इससे जुड़ सके, इसका प्रयास किया जाता है और लोग अनोखे तरीके से अपनी बात को आजकल रख रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हम ऐसी एक अनोखे सफ़र के बारे में आपको हम बताएंगे। उससे पहले हम आज अपने अतिथि से आपको मिला दें। आज हमारे दूरदर्शन केंद्र पोरबंदर के स्टूडियो में उपस्थित है श्री अशरफ हनीफ। अशरफ जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, मैं अशरफ जी के बारे में आपको बता दूं कि ये स्वच्छ भारत अभियान से लोगों को जागरूक करने के लिए, हमारे द्वीपों के पर्यटन को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक अनोखे सफ़र को इन्होंने तय किया है। ये सफ़र इन्होंने हमारे भारत के दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट से शुरू कर हमारे विश्व के हाईएस्ट पोर्टेबल पास ओमलिंगा तक इन्होंने अकेले सफ़र किया। और ये सफ़र इन्होंने दोपहिया वाहन यानी कि अपनी बाइक से इस सफ़र को अंजाम दिया। आज के कार्यक्रम में हम इनसे इस सफ़र के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही ये एक इंडस्ट्री चलाते हैं जहाँ पर हम जो कूड़ा, जो कचरा हम फेंकते हैं, उन्हें वहाँ पर रिसाइकिल किया जाता है और इस बारे में भी आज हम इनसे बातें करेंगे। तो अशरफ जी, आपने एक अनोखा सफ़र तय किया जिसके लिए आपको लोग बहुत सराह रहे हैं, लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगा है कि किसी ने इस तरह की पहल की। जब हमें ये बात पता चला तो ये एक बहुत अनोखी बात थी। और अगर हम समझें तो इस सफ़र को अंजाम देने के लिए, इस सफ़र को कंप्लीट करने के लिए आपने कई तरह की परेशानियां भी उठाई होगी। जी, तो अशरफ जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि स्वच्छता क्यों ज़रूरी है और स्वच्छता को एक आदत बना लेना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? बहुत अच्छा सवाल था आपका कि क्यों इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर आज के टाइम पे हम देखें, जिस हिसाब से पॉपुलेशंस वाइज अगर हम देखें तो प्लास्टिक जो है हमारे डीएनए में आ चुका है। मतलब हमें आए दिन प्लास्टिक अब ऐसा हो गया है कि हमें डेली यूज़ पे हर जगह पे प्लास्टिक हम यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि प्लास्टिक, अब जैसे अंडमान का एग्जांपल मैं ले लूँ, प्लास्टिक आता कहाँ से है? मेनलैंड से आता है जी। पर वो जाता कहाँ है? तो वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक आ तो रहा है, बहुत अलग अलग फॉर्म्स पे आ रहा है, डिफरेंट टाइप्स पे आ रहा है, तो उसको भेजना यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि वो यहाँ अंडमान में ना रह जाए। तो मेरे हिसाब से अगर हम इस चीज़ को, इम्पोर्टेंस को समझें कि प्लास्टिक को रिसाइकल करने का जो प्रोसेस है, जो लोग कर रहे हैं आज के टाइम पे सब जगह हो रहा है। इवन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, पीबीएमसी, आरडी डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट अपना काम कर रहे हैं। बट मुझे ये लगता है कि हमारे अंदर ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। बीइंग एज अ आइलैंडर, मैं ये मानता हूँ कि हम सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। हम इस सीरियसनेस को समझे कि ये सिर्फ डिपार्टमेंट के ही हाथ में नहीं छोड़ना है, हमें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा आइलैंड है। टूरिज़्म का सबसे बड़ा आज के टाइम पे अंडमान काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हर कोई प्लास्टिक को लेके आज के टाइम पे सीरियस हो जाए, यूजेज कम कर ले जितना, क्योंकि अब हटाओ दो तो पॉसिबल नहीं है, हटाना पॉसिबल नहीं है, बट हम कोशिश कर सकते हैं कि इसको कम से कम यूज़ करें और सही जगह पे इसको हम डिस्पोज करें जहाँ पे इसका सही उपयोग हो सके, ये वापस से रिसाइकल पे चले जाए या ऐसी जगह पे चला जाए जहाँ पे इसका सही तरीके से डिस्पोज होना बहुत ज़रूरी है। जी, जैसे हम अपने घरों को साफ़ रखते हैं,
घर के सदस्यों को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं, तो यही आदत हमें अपने बाहर के लिए भी अपनानी चाहिए। एग्जैक्टली बहुत तो इम्पोर्टेंट। जी, तो अशरफ जी, आपने ये सफ़र, इतना लंबा सफ़र, ये अनोखा सफ़र आपने तय किया, तो आपने कब ऐसा सोचा और क्यों ऐसा सोचा कि आपको जो स्वच्छ भारत अभियान को से लोगों को जागरूक करने के लिए, हर हमारे द्वीपों के पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए आपको इस तरह का एक यात्रा करना है, ऐसा कब आपके मन में ये ख्याल आया? ये एक्चुअली शुरुआत हुई है 2009 जी 2008-7 पे मैं एक्चुअली थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था। तो मैं जब भी बीच वगैरह पे मैं जा रहा था तो मैं देखता था वहाँ काफ़ी प्लास्टिक्स वगैरह पड़े हुए हैं, और तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना इसका कुछ किया जाए। तो मैं काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशंस में भी काफ़ी लोग से मैं मिलता था उस टाइम पे, तो मैं उनसे डिस्कस करता था। और थोड़ा सा मेरा बाहर का भी एक्सपोजर है, मैं काफ़ी फ़ॉरेन वगैरह गया हूँ, तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला कि वो कैसे कैसे इन चीज़ों को करते हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ में आया कि हम भी ऐसा कुछ स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जिससे एटलीस्ट मैं ये मानता हूँ कि अगर 10% भी हम योगदान कुछ दे पाए या 0.1% भी दे पाए तो वो बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो मैंने उस थॉट प्रोसेस से मैंने 2009 पे मैंने एक छोटा सा एक प्लान सेटअप किया। मेरे एक दो फ्रेंड्स भी थे साथ में, तो उनके साथ मिलके मैंने इस प्लान को सेटअप किया। जी सेटअप कराने के बाद हमारा फोकस सिर्फ यही था कि जहाँ में भी हमें कहीं पे प्लास्टिक स्टैग्नेंट दिखाई दे, कहीं पे पड़ा हुआ दिखाई दे, तो हम उसको लेके आए और उसको प्रोसेस करके हम उसको वापस से रिसाइकिल के लिए भेज दें। तो ये शुरुआत 2009 पे हुआ। फिर उसके बाद चैलेंजेस तब भी थे क्योंकि हमें उस वक्त बायर्स नहीं मिलते थे, कोई खरीदता नहीं था। मैंने भी काफ़ी स्क्रैच लेवल पे स्टार्ट किया था, तो मुझे भी इतना एक्सप्लोजर नहीं था कि कहाँ जाना है, तो काफ़ी सारे लॉस भी हुए इसमें। बट मैं ये ज़रूर इस हाईलाइट करूँगा, जब स्वच्छ भारत आया तो चीज़ें धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन होनी शुरू हो गई, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिस्टमैटिक होने लग गया। अभी तो काफ़ी ज़्यादा सिस्टमैटिक हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा तरीके से चल रहा है चीज़ें। तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे, चैलेंजेस आज भी हैं, बट आज चीज़ें थोड़ी सी अवेयरनेस की वजह से, क्योंकि अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा अभी है, सब जगह पे है, तो और भी हमें होना है, बट अभी पहले के मुकाबले काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। तो अब वो काम करते करते हम सारा कलेक्शन कर रहे थे, तो करीबन नहीं करके 13-14 ईयर्स हो गया मुझे, 15 ईयर्स पे हम एंटर कर चुके हैं। तो मैंने ये सोचा कि यार हमने इतना सक्सेसफुली इसको चलाया है, मतलब काफ़ी पॉइंट पे तो ऐसा आया था कि गिव अप कर दे, क्योंकि लॉस भी हो रहा था काफ़ी, क्योंकि प्लास्टिक जब आप कलेक्ट करने जाएंगे तो आप नोटिस करिए कि प्लास्टिक जो है वॉल्यूम लेता है, वेट नहीं लेता है। तो हम जब लेबर लेके जाते थे, ट्रक लेके जाते थे, लेके जब आते थे, तो जो हम लोग का सेलिंग प्राइस होता था वो हम लोग उतने रीच नहीं कर पाते थे, उतने में कोई खरीदता नहीं था हमसे, तो कॉस्ट वाइज वो उतना हमें बन नहीं पा रहा था। बट फिर भी हमने सोचा कि इसको गिव अप नहीं करते, वी विल स्टिल कंटिन्यू। तो मैं बीच में जो साथ में जो लोग थे वो चले गए क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने ये फैसला किया कि मैं तो नहीं रुकूंगा और मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। तो टिल डेट आज भी मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, आज भी प्रोसेस कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि इस चीज़ को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, और हाईलाइट करना सिर्फ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टूरिज़्म, अंडमान का टूरिज़्म बहुत अच्छी तरीके से अभी ग्रो कर रहा है और लोगों को अंडमान के बारे में पता चल रहा है, इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोग आना चाहते हैं अंडमान। तो मुझे लगा क्यों नहीं इन चीज़ों को सब कंबाइन करके इस सक्सेस को और इस अवेयरनेस के बारे में और अंडमान के बारे में क्यों ना एक यात्रा करें जिसमें हम सारी चीज़ों को एक साथ एक जगह पे जोड़ के, और उन सभी लोगों से जो लोग, जैसे मैं हर स्टेट पे जा रहा था, वहाँ पे NGOs थे जहाँ पे जो लोग थे आपके एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं, उन लोग से जो मैं मिल रहा था, तो ये उनसे भी कुछ सीखने को मिल रहा था। वो भी कुछ हमसे जान रहे थे कि हम कैसे कलेक्शंस कर रहे हैं और किस तरीके से काम हो रहा है। तो ये एक मीट एंड ग्रीट का मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, जो कि मैं सदर्न मोस्ट पॉइंट, जो अपना इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट है, लोगों को कन्फ्यूजन होता है जब भी हम किसी से पूछते हैं कि इंडिया का लास्ट पॉइंट कौन है, कहाँ है, तो लोग बोलते हैं कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी जो है वो मेनलैंड का हो गया, बट इंडिया का तो अपना इंदिरा पॉइंट है जो कि कैम्बल बे पे लोकेटेड है। तो मैंने ये फैसला किया कि क्यों ना अपने देश के सबसे लास्ट पॉइंट से शुरू किया जाए, क्योंकि हमारा देश का सबसे लास्ट पॉइंट जो है वहाँ पे भी एक क्लस्टर है, जो एक छोटा सा यूनिट वहाँ पे भी है, और वो RD डिपार्टमेंट उसको टेक केयर करता है। तो मैंने चूज़ किया कि क्यों ना इसको वहाँ से शुरू करें और इस चीज़ को पूरे इंडिया पे फैलाए कि अंडमान जो है
और निकोबार आइलैंड जो है वो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। जी। और इस तरीके से पूरा प्लान आउट किया गया कि इसको हम सारे जहाँ जहाँ हम जा सके, मैक्सिमम जितने स्टेट्स हम कवर कर सके, जितने लोगों से मिल सके और जितना हम अवेयरनेस के बारे में और अंडमान के बारे में बता सके, तो ये हमने प्लान करके शुरुआत किया था। जी। तो अशरफ जी, आपने इस सफ़र के बारे में ऐसा प्लान किया कि मुझे ये सफ़र तय करना है, लोगों को जागरूक करना है। जब आपने इस बारे में सोचा कि आपको ऐसा सफ़र करना है, तो सबसे पहले तो तैयारी की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है और रिएक्शंस भी अलग अलग होते हैं। तो ये जगह मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि फाइनेंशियल सपोर्ट वो किस तरह से, आपने किस तरह से फाइनेंशियली अपने आप को तैयार किया, और जो रिएक्शंस थे, नेगेटिव पॉजिटिव रिएक्शंस, ये 2 तरह के होते हैं, तो इस बारे में हमें बताएं। मैम, ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा कि फाइनेंशियली सबसे बड़ा मुद्दा तो वही आ जाता है कि फाइनेंशियली क्या होता है इसमें। तो फाइनेंशियली तो ये जब मैंने ये प्लान किया था तो हमने इसको पहले तो हमने सोचा कि इसको गाड़ी पे करते हैं, क्योंकि गाड़ी पे क्या हो जाता है, कार पे जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो रहने का सिस्टम और इवन ट्रैवल भी ईजी हो जाता है। तो हमने ये प्लान करते वक्त हमने रियलाइज़ किया कि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे गाड़ी लेके जाना, फिर यहाँ से मेलैंड लेके जाना, काफ़ी चैलेंजेस है ये। तो देन आई थॉट कि नहीं, इसको फिर बाइक पे करते हैं। तो हम बाइक पे आए, तो बाइक में फिर हमने नई एक बाइक परचेज़ की, वो भी हमने सोचा कि मेड इन इंडिया ही रखेंगे। तो हमने जो मेड इन इंडिया बाइक है उसी को चूज़ किया हमने, और उसके ऊपर हमने 3 महीना अपना रिसर्च किया कि हम किस किस स्टेट पे जाएंगे, किन किन लोगों से मिलेंगे। और इस दौरान पे हम ये कोशिश कर रहे थे कि हमारा कॉस्टिंग क्या होगा। तो सारे कुछ कैलकुलेशन के बाद हमने रियलाइज़ किया कि फंडिंग तो हमें पता चल गया था कि हमें कितना स्पेंड करना है, क्या है, सब आइडिया हो गया था। बट उस दौरान मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर हम जाते हैं किसी से स्पॉन्सरशिप्स लेते हैं, तो वो जो फोकस है, मेन फोकस जो है, जिस चीज़ के लिए हम इस चीज़ को प्लान किए हैं, वो फोकस कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगा। ऐसा मुझे लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएगा। तो किसी ने अप्रोच भी किया था मुझे कि आप ले लो फंडिंग, हम देंगे आपको। तो वो जो अपना मेहनत है मैम, जो मैं बता रहा हूँ, जो चैलेंजेस होते हैं जब आप बाइक राइड कर रहे हो, एक दिन में आप 500 किलोमीटर कर रहे हो, आपकी पूरी बॉडी पेन होती है। आप राइडिंग जैकेट जो होता है, वो जो जैकेट हम पहन के चलाते हैं, वो 5-5 केजी का जैकेट होता है। मतलब पैंट हो गया 5 केजी का, जैकेट हो गया 5 केजी का, 10 केजी ऊपर से हेलमेट हो गया, और वो गर्मी। तो मुझे लग रहा था कि आप एक छोटे से अमाउंट के लिए अपने आप को इस प्रकार से टॉर्चर करना सही नहीं है। तो व्हाई नॉट कि आई शुड सेल्फ फंडिंग माई सेल्फ। और ये काम ही इतना सुंदर काम है कि इसमें आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सक्षम हो, मुझे ऐसा लगता है, तो आपको ये खुद किसी के ऊपर बिना डिपेंड करे खुद कर लेना चाहिए। तो मैं बिना किसी के फंडिंग से मैंने अपने आप को सेल्फ फंड किया, और उसके बाद हम इस यात्रा को शुरू करें। चैलेंजेस ये थे कि हर मोड़ पे, हर स्टेट पे जब हम जा रहे थे, वेदर वाइज, आज मैं ये बोल सकता हूँ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया में सब तरह का वेदर है। हर स्टेट में आप जाइए तो अलग अलग वेदर कंडीशंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैंने वो सारे वेदर्स, वो सारे रेनबोज कलर्स मैंने देख लिए, जो कि बहुत खूबसूरत था। तो बड़ा चैलेंजिंग था, बड़ा इंटरेस्टिंग था ये। और मैं तो यही बोलूँगा कि हर किसी को ट्रैवल करना चाहिए विद द गोल एंड विद द पर्पस, ताकि आप जब भी ट्रैवल करें तो कहीं ना कहीं एक मैसेज, एक अच्छा एक मैसेज जाना चाहिए। तो आई थिंक कि हर किसी को करना चाहिए। चैलेंजेस तो रहेंगे ही रहेंगे, आपको हर मोड़ पे चैलेंजेस मिलेंगे, बट देन अगेन अगर आपकी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है और आपको सपोर्ट करने का सिस्टम, जो आपको फ्रेंड्स हैं या आपके फैमिलीज़ हैं, और जो भी आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, तो वो अगर आपका सही, अगर एक सर्कल है, टीम है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो उस चीज़ को। जी, तो अशरफ जी, आपने ये सफ़र की शुरुआत इंदिरा पॉइंट से की, और आप हमारे जो वर्ल्ड के हाईएस्ट जो मोटरेबल पास जो है ओमलिंगा पास तक आप गए। तो इस सफ़र जो आपने जो शुरू की, वहाँ तक पहुँचने तक आपने कई तरह की चीज़ें देखी। आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती थी, खाने पीने की ज़रूरत पड़ती थी, आपका खुद का भी एक हेल्थ, जिस तरह से आपने जैकेट्स के बारे में बताया, वो वेट होते थे। क्लाइमेट चेंजेस जो हमारे जो पूरे भारत का अलग अलग जो क्लाइमेट है आपने देखा। तो कैसे ये सफ़र आपने शुरू की और कैसे कंप्लीट की, इसे हमें बताएं। मैम, ये चीज़ में मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि जो भी दर्शक देख रहे हैं हमारे, वो भी अगर इन फ्यूचर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो उनको क्या प्लान करना चाहिए, वो उस हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कि जब आप प्लान करें तो आपको हर चीज़ नोट डाउन करना होगा कि आप किस जगह पे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और कितने दिन कौन से स्टेट पे आप रहोगे।
उसके पहले आपको अपनी बाइक चूज़ करनी होगी। अगर आप बाइक पे स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जी। बाइक पे किया तो मैं जी। बाइक के बारे में बता रहा हूँ। जी। तो बाइक भी आपको अकॉर्डिंगली चूज़ करना होगा कि आपका जो राइड है वो किस तरह के चैलेंजेस है, क्योंकि जब मैं अंडमान के अंदर जो नॉर्थ एंड मिडिल में जब राइड कर रहा था, जी। जब हम कैम्बल बे से जब हम आए पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर से हम गए थे नॉर्थ एंड मिडिल, जी। तो रास्ता काफ़ी ख़राब था। तो उस वक्त भी आपको ये डिसाइड करना है कि किस टाइप का बाइक होना चाहिए जो कि रास्ते में ना फंसे, कोई दिक्कत ना दे, वो जी। निकल जाए, उसकी पावर रेशियो क्या रहेगी, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा। तो ये सब चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जी। तो उसके बाद हमने जब ये इसको पूरा प्लान आउट कर लिया, हमने जब राइड कर लिया, नॉर्थ एंड मिडिल हम कर लिए, करने के बाद जब मैं चेन्नई वापस आया तो हमने पूरी बाइक को दोबारा से रीमॉडिफाइड किया नेक्स्ट स्टेट के लिए, जी। क्योंकि जहाँ पे आप चेन्नई से आप बाकी स्टेट्स को अगर आप हम बात करें तो वहाँ पे हाईवे है, NH हाईवे है, तो वहाँ पे आपको क्या है, हाईवे रोड पे चलाना है। तो हाईवे रोड के हिसाब से हमने पूरी बाइक को मॉडिफाई कराई दोबारा से, और मॉडिफाई करने के बाद हमने पूरा प्लान आउट कर लिया था कि किस स्टेट में हमें कहाँ कहाँ मिलना है। तो हर स्टेट में हम हर NGO से मिल रहे थे, और जितने भी NGO जैसे चेन्नई में, और आपके चेन्नई के बाद मैं कन्याकुमारी गया, केरला गया, तो ये सब चीज़ पहले ही प्लान्ड हो जाता था जी। एक दिन पहले। और जो मेरी टीम थी मेरे साथ में जो फ़ोन कॉल पे थी, तो उनको पहले से ही मैं बता देता था कि मैं आज इतना थका हूँ तो आज 200 किलोमीटर चलाऊंगा या 500 किलोमीटर चलाऊंगा। तो वो उस हिसाब से मेरे होटल बुकिंग हो गया, और मेरे खाने पीने का जो भी है बंदोबस्त वो फ़ोन पे कर देते थे। और बीच बीच में प्रॉब्लम ये आता था कि आप जब ब्रेकफास्ट करके निकलते हो तो आपको बहुत ज़्यादा नींद आता है, जी। क्योंकि जब आप बाइक चलाते हो तो बाइक पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो हवा हवा जो जी। है जी। वो आपको बहुत ज़्यादा थका तकलीफ, देता है वो हवा। जी। एक थकावट भी है, जी। और दूसरा आपको ऐसे फील कराएगा कि आप सो जाए अभी। तो वो एक इश्यूज तो मतलब जब मैं चेन्नई से स्टार्ट किया था तभी वो शुरू हो गया था। जी। कन्याकुमारी पहुंचने तक मुझे चेन्नई से कन्याकुमारी करीबन 700 का कुछ किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, इफ़ आई एम श्योर। तो वो हिसाब से मुझे लगा कि मतलब जब मैं वो फर्स्ट राइड हाईवे से मैं जब निकला तो मुझे वाकई में ही खाना वाना खाने के बाद मुझे नींद आना थोड़ा सा शुरू हो गया था। देन हमने पूरा प्लान दोबारा से चेंज किया। जी। हमने ये सोचा कि हम बीच बीच में गैप लेंगे, और उस गैप के बीच में जो भी गांव पड़ेगा उस गांव पे हम वहाँ के लोगों से मिलेंगे। जी। मैं थोड़ा रेस्ट ले लूँगा, चाय पानी पी लूँगा, थोड़ा सा आराम कर लूँगा, और उसी दौरान हम कुछ गांव के लोग से भी मिल लेंगे, जो भी विलेज पड़ेगा वहाँ पे कुछ अवेयरनेस के बारे में बताएंगे, उनसे कुछ सीखेंगे। तो हमने उसको दोबारा से जो प्लान हमने किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ जब हमने हाईवे पे जब दोबारा से अपनी मेलैंड से राइड शुरू करी तो वहाँ पे दोबारा से प्लान को चेंज करना पड़ गया। जी। तो तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स यही आ रहा था मुझे, मोस्टली ज़्यादा ये आ रहा था कि एक तो आपको बैक पेन शुरू हो जाएगा, जी। दूसरा आपको मैंने आपको बताया कि अगर आप ज़रा सा भी कुछ खाने पीने में अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो आपको नींद आने लग जाएगा। जी। और तीसरा प्रॉब्लम ये है कि आप इतने ज़्यादा थक जाओगे जब आप होटल पहुंचोगे रात को, तो मतलब आपको नेक्स्ट दिन ऐसा लगेगा कि आप उठ ही नहीं सकते, जी। क्योंकि मतलब आप ये लगा लीजिए कि अगर आप कंटिन्यू राइड कर रहे हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स तो फेस करना ही करना है। जी। बट इसका सोल्यूशन यही है कि आप अपने सेफ्टी वाइज से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, भले ही अगर आप 4 घंटे लेट हो जाओ जी। कहीं पहुंचने में, जी। बट अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे आपको नींद आ रही है, कहीं पे ऐसा लग रहा है कि आपको प्यास आ रहा है, जी। तो आपको रुकना पड़ेगा, उस जगह पे रुकना पड़ेगा, आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, और ब्रेक लेने के बाद आपको दोबारा से हर चीज़ को प्लान करके फिर उसके बाद आपको चलना चाहिए। जी। जी। सही प्लानिंग के साथ और जो अपनी जो सेफ्टी है उसको ध्यान में रखकर किसी भी सफ़र को हम अंजाम दे सकते हैं। सेफ्टी तो सबसे इम्पोर्टेंट जी। चीज़ है मेरे हिसाब जी। से। सेफ्टी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ होना ही नहीं चाहिए। जी। भले ही मैं जैसा बता रहा हूँ कि अगर आपको लेट हो जाए कहीं पहुँचने में, आप लेट हो जाइए, बट आप बिल्कुल अपनी जब आप सेफ्टी के साथ जी, कॉम्प्रोमाइज़ ना क्योंकि करें। होता क्या, आप जब राइड कर रहे हो तो जैसे ही आपको वो जीपीएस, जो बाइक में जीपीएस लगी होती है, तो जीपीएस आपको बताएगा कि अनदर 30 किलोमीटर्स या 50 किलोमीटर्स में आप पहुंचने वाले हो। जी। आप उस पहुंचने के लिए आप क्या करते हो, माइंड आपका एक ऐसा फोर्स करेगा कि चलो इसको भी कवर कर लेते हैं, बट वो कवर करने के चक्कर में क्या होता है, दुर्घटना हो जाता है। अच्छा। क्योंकि आप टायर्ड हो, जी। बट आपका दिमाग ये बोल रहा है कि ये इतने ही किलोमीटर है, आप कर सकते हैं इसको। तो काफ़ी इस दौरान में मैंने देखा है कि लद्दाख में भी काफ़ी लोगों का एक्सीडेंट हुआ है,
जी। तो उसके पीछे बहुत सारा कारण है। तो मैं उन सारे कारण को, जब मैं जा रहा था तो मैं काफ़ी उन चीज़ों को स्टडीज़ कर रहा था कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। जी। तो शायद उस प्रिकॉशंस के वजह से, और मैं ये बोलूँगा कि माँ बाप के आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से मैं सही सलामत पहुँच गया यहाँ पे। जी। तो अशरफ जी, ये सफ़र कितने दिनों का था और आपने यहाँ से ये सफ़र शुरू किया, तो ये इस सफ़र की कितनी दूरी आपने तय की? ये 15 अगस्त हमने शुरू किया था, 15 अगस्त को कैम्बल बे से, जी। और हमने 15 नवंबर को ये ख़त्म किया। तो 90 डेज़ का ये टोटल सफ़र था। अच्छा। और 90 डेज़ में हमने ऑलमोस्ट सारे मेजर सिटीज़ कवर करे। हमारा टारगेट तो मेन यही था कि सदर्न मोस्ट पॉइंट, जो इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट है, जी। वहाँ से लेके जो इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, जो उमलिंगा पास है, जो वर्ल्ड जी। का आज के टाइम पे वर्ल्ड का पास दिया हुआ है, हाईएस्ट पीक दिया हुआ है। जी। तो वहाँ पे हमने, मतलब हमारा वही टारगेट था। बट वो टारगेट पहुँचने के दौरान ही हमको ये समझ में आया कि हर स्टेट हमें इनवाइट कर रहे थे। कि मेरा प्लान था कि मैं वहीं पे उसको ख़त्म कर दूं। जी। बट उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि लोगों के फ़ोन्स आने लग गए, लोग कहने लगे कि आप दिल्ली आइए, आप पंजाब आइए। तो मतलब इतना प्यार देख के मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। जी। जर्नी तो हमारा बस सदर्न मोस्ट पॉइंट टू नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ही था। जी। बट जब उनका प्यार देखा, जो सारे स्टेट्स वाले जो मुझे बुला रहे थे, जी। तो मैंने फिर मेरे अंदर एक विल पावर आ गया कि चलिए, अगर यहाँ तक पहुँच चुका हूँ तो और भी आगे कर लेते हैं। जी। तो हमने इसको वेस्ट कोस्ट से शुरू किया था और ईस्ट कोस्ट से हमने ख़त्म किया। मतलब चेन्नई से हमने शुरुआत की थी और हमने कैलकाटा पे आके उसको ख़त्म किया। जी। जी। अशरफ जी, आपने बताया कि आपने अलग अलग स्टेट्स में जाकर वहाँ आप लोगों से मिले, लोगों ने आपको इनवाइट किया, आपके इस जागरूकता अभियान से बहुत प्रेरित वो हुए। तो आप इतने अलग अलग लोगों से मिले, और हमारे जो भारत की यही है कि अनेकता में एकता वाला देश है, अलग अलग कला है, संस्कृति है, खान पान है। तो ये जो सफ़र के दौरान जो आप इतने लोगों से जुड़े, आपका अनुभव कैसा रहा? कितनी अलग चीज़ें आपने देखी? क्या कुछ नया आपने सीखा? मेरे हिसाब से मैम, जी, ये जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था जी। मैं मतलब ये बयान नहीं कर सकता कि जी। मतलब इतना प्यार। मतलब अंडमान से मैं जब बाहर निकला था तो मतलब वो सारे गांव मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा है। मतलब बाइक पे जाने का बेनिफिट और नेगेटिव दोनों है। बेनिफिट ये है कि आप हर विलेज को अपने आंखों से देख के, वहाँ का कल्चर, वहाँ का हर चीज़ आप देखते हुए जा सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो आप। मतलब आप ट्रेन या फ्लाइट में जब जाते हो तो वो आप नहीं देख पाते, उन सारी वो जो ब्यूटी है वो आप नहीं देख पाते। जी। तो मुझे ये मौका मिला, और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक राइडिंग कम्युनिटी बोल के कम्युनिटी होती है, जो बाइकर्स कम्युनिटी होती है, जो हर स्टेट पे होती है। जी। तो हर स्टेट में मैं जब जा रहा था तो वो मुझे बॉर्डर पे रिसीव करने आ जाते थे। अच्छा। वो रिसीव करके वो ले जाते थे मुझे अपने साथ। वो लेके जाके जो भी उनका जो कल्चर दिखाना हो, जो भी उनका खाने का, जो भी उनका खाने पीने का, जो भी, जैसे हर स्टेट का मान लीजिए राजस्थान का हो गया, तो राजस्थान वाले अपना लेके जाते थे मुझे, वो अपना डिशेस, जो भी उनका जो फेवरेट डिश है वहाँ का फेमस, वो खिलाना, साथ में बैठना, फिर मुझसे पूछना कि आप अंडमान से कैसे ये जर्नी है, अंडमान के बारे में बताइए। तो जो एक्साइटमेंट था उनके अंदर, वो जो प्यार था, वो मैं बयान नहीं कर सकता। हर स्टेट में ऐसा कोई स्टेट नहीं है। मुझे लगता है कि ये सब एक अफवाह है कि जब हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये इश्यूज़ है, वो इश्यूज़ है। जी। जब आप आंखों से अगर आप कोई चीज़ को देख लो और समझ लो, मुझे लगता है वही हकीकत है। जी। बाकी कुछ हकीकत नहीं है। तो मैंने जो हकीकत ये देखा है कि लोगों के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बहुत प्यार है, लोगों के अंदर बहुत प्यार है। और जब आप अंडमान जैसे जगह से जाते हो तो जो अंडमान के बारे में नहीं भी जानता, वो इतना इंटरेस्ट ले लेता है, वो इतना वेलकमिंग आपको कर लेगा कि आप सरप्राइज हो जाओगे। तो मुझे हर स्टेट में बाइकर कम्युनिटी हो गया, जो भी एनजीओज वगैरह हो गया, इन्होंने बहुत प्यार दिया। लोकल कम्युनिटी वहाँ पे जो थे, जो भी स्टेट के, जो भी उनका जो पॉलिटिशियंस वगैरह जो भी थे, उन्होंने भी इनवाइट किया। वो भी काफ़ी एक्साइटेड थे मुझसे मिलके। कुछ लोग जो मुझसे मिले वो अंडमान अभी आके भी चले गए, उनको भी बहुत अच्छा लगा, तो वो अपने फीडबैक्स वगैरह देते हैं मुझे। तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप एक काम कर रहे हो, उस काम को लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और आप काफ़ी लोगों से जुड़ पाए। मेरा तो मानना ये है कि जो मेरा देखने का नज़रिया था इंडिया को, अब वो बदल चुका है। इट इज़ नॉट व्हाट आई हैव सीन इन लाइक, जो हमने नॉर्मली वीडियोस पे देखा है, जो हमने न्यूज़ पे देखा है या कहीं पे भी देखा है, वो अलग है, और जो आपने आंखों से देखा है वो टोटली अलग है। जी। तो अशरफ जी, इस अनोखे सफ़र के दौरान कई लोगों से आपकी मुलाकात हुई और आपने हमारे अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में बताया। तो अंडमान की छवि
क्या है उनके लिए और क्या प्रतिक्रिया थी हमारे द्वीप को लेकर, उनका जो एक्साइटमेंट कहे या फिर यहाँ की जो इतिहास को लेकर बातें हुई होगी, तो उस बारे में हमें ज़रा सा बताएं। मैम, अंडमान को काफ़ी लोग जानते हैं और अंडमान को काफ़ी लोग नहीं भी जानते। तो मेरे साथ तो काफ़ी ऐसे ऐसे मोड पे, ऐसे ऐसे सिचुएशंस पे मुझे बड़ा फ़नी भी लगा और बड़ा प्यार भी आया लोगों के ऊपर। तो फ़नी पार्ट ये था कि जब मैं कभी कोई ऐसे जगह पे जाता था तो लोग पूछते थे कि ये एएन कहाँ का है, कोई अमेरिका सोचता था। और जब मैं पूरा ड्रेस्ड अप रहता था, मतलब हेलमेट, जैकेट वैकेट सब पहना रहता था, तो लोग मुझसे पूछ लेते थे कि आप अमेरिका से आए हो, तो आप डॉलर नहीं चलेगा यहाँ पे, ओनली रुपीस चलेगा। तो उनको काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कोई बाहर देश से आया हूँ। तो कुछ लोगों के अंदर मतलब जिनको नहीं पता तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते थे, और मुझे लगता है कि वही मेरा बेस्ट अपॉर्चुनिटी था ताकि उनको बताऊं अंडमान के बारे में, अंडमान की हिस्ट्री के बारे में, अंडमान के टूरिज्म के बारे में। तो वो एक बड़ा सुंदर मौका था। और जिनको पता था, जो हिस्ट्री जानते थे, वो तो इतना ज़्यादा मुझे प्यार दे रहे थे कि आप अंडमान से आए हो, मतलब हम हमेशा से एडमायर करते हैं वहाँ की हिस्ट्री के लिए, वहाँ की टूरिज़्म के लिए। तो वो काफ़ी एक बड़ा भावुक मूवमेंट था जब मतलब वो मिलते थे, मुझे बताते थे कि कोई जैसे अंडमान आके गया है तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। मैं भी उनसे फीडबैक ले रहा था कि हम क्या और कुछ कर सकते हैं हमारे टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, और क्या चीज़ जो आपको सही नहीं लगी, क्या चीज़ अच्छी लगी। तो ये बड़ा अच्छा मौका था उन सबसे इंटरेक्ट करने का। तो मुझे लगता है कि दोनों पहलू है, कुछ लोग जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो जो नहीं जानते हैं, मुझे ये मौका मिला उनको बताने के लिए, तो आई एम वेरी लकी एंड वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट। तो अशरफ जी, अब हम आपसे आपकी इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहिए। कैसे आप जो कूड़ा कचरा जो हम फेंकते हैं उन्हें कैसे आप रिसाइकिल करते हैं, इस बारे में बताएं। जी, तो प्लास्टिक का ऐसा है कि हम सबसे पहले तो मंथ में शेड्यूल्स बना लेते हैं कि जैसे अभी कोई लोकल वहाँ पे आसपास कोई एरिया है तो फैमिली से बात कर लेते हैं और वो बता देते हैं कि आज यहाँ पे काफ़ी बीच पे काफ़ी सारा प्लास्टिक्स आया हुआ है। तो उनसे एक कोऑर्डिनेशन हमारा रहता है। तो वो कोऑर्डिनेशन हो जाता है तो महीना में हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि आज किस जगह पे हमें क्लीनिंग ड्राइव के लिए जाना है, किस जगह पे हमें करना है। तो यहाँ पे कैसा है कि मैं थोड़ा सा हेल्प ले लेता हूँ लोकल बॉडी का, जो यहाँ पे कोई वॉलंटियर्स आ गए, कोई बच्चे आ गए या कोई मेरे फ्रेंड सर्कल में आ गए, तो वो काफ़ी सहयोग देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा मिनी बस बुक कर लिया या अपनी कार पे हम लोग बुक करके हम चले जाते हैं। जाने के बाद बीच पे अपना एक गाड़ी, ट्रक वगैरह और साथ में 1-2 लेबर्स को लेके जाते हैं। वहीं पे हम लोग कलेक्शंस करते हैं, जो प्लास्टिक रिसाइकल होता है, जो कुछ भी हम उठा लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पे भी एक चैलेंज ये आ जाता है क्योंकि लोग फेंकते तो हैं कचरा, अब वो फेंकने के बाद इश्यूज ये होता है कि उसके अंदर वो बहुत कुछ डाल के फेंक देते हैं। तो हमारा काम और बढ़ जाता है कि उसको लेके आओ, फिर सफाई कराइए, तो काफ़ी कुछ हो जाता है। तो बट हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम जितना हम कलेक्ट कर सके वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद हम यूनिट पे लाते हैं। यूनिट पे लाने के बाद हमारे पास एक छोटा सा डंप पॉट है, तो वहाँ पे हम लोग डंप करते हैं। वहाँ से फिर उसको जो 2 लेबर्स हैं वो लेके जाके सैग्रीगेट करते हैं। सैग्रीगेशंस में जैसा आपको पता होगा कि प्लास्टिक्स में बहुत सारी वैरायटी है, HD है, PP है, LD है। जो मतलब मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं कि पानी का जो बोतल है वो एक अलग क्वालिटी है, जो हम नॉर्मल घर पे चेयर हो गया ये एक अलग क्वालिटी है। तो प्लास्टिक्स में बहुत सारी क्वालिटीज़ है, तो उसको छांटना पड़ता है। पहले हम लोग उसको सैग्रीगेट करते हैं, तो सैग्रीगेशन करने के बाद उसके बाद हम उसको मशीन्स पे लेके जाते हैं। हमारे पास एक मशीन है जो कि बेलिंग मशीन है, जो कि कंप्रेस करता है और वो ब्लॉक्स बना देता है। तो सैग्रीगेशन के बाद हम उसको कंप्रेस कर देते हैं, और कंप्रेस जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो अलग अलग क्वालिटी है, तो वो हमारे पास एक ग्राइंडिंग मशीन भी है। तो जो ग्राइंडिंग मशीन का काम क्या है कि वो छोटे छोटे पैलेट्स बना देते हैं। तो वो मशीन में हम लोग डाल के पैलेट्स भी बना लेते हैं और ग्रैनुअल्स भी, ये बेलिंग भी कर लेते हैं। तो हमारे पास 2-3 मशीन्स हैं जिस पे ये काम होता है, और उसके बाद ये जो भी मेलेंड का जो वेंडर आता है हमसे परचेज करने के लिए, वो ले जाता है इसको। जी। तो अशरफ जी, आपने आपके इस सफ़र में जानकर हमें बहुत अच्छा लगा, और आप और कई तरह की मन में हमारे प्रश्न हैं जो हम आपसे जानना चाहते हैं, पर जो समय है हमें इस बात की इजाज़त आज नहीं दे रहा है। तो आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपने इस अनोखे सफ़र के बारे में हमें बताया, और मुझे इस बात की पूरी आशा है कि हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो बहुत ही प्रेरित हुए होंगे, वो भी स्वच्छता से जुड़ेंगे। जी, आप आज हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, स्वच्छता ही सेवा है। स्वच्छता से जुड़कर हम स्वस्थ रह सकते हैं, देश को स्वच्छ बना सकते हैं। तो आशा है हम सभी स्वच्छता से सदैव जुड़े रहेंगे। अब आप सभी रखिए अपना ख्याल और हमें दीजिए अनुमति।
नमस्कार।